सत्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। साइबर सिक्योरिटी, जी हाँ, इसी विषय पर आज हम संप्रति में आपसे मिल रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री अरविंद गुप्ता और आप बिजनेस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, SAP में कार्यरत हैं और आज हमसे चर्चा में बताएंगे कि सिक्योरिटी सुरक्षा कैसे अपनाई जाती है। आप BIT में आए हैं एक मोटिवेटर के रूप में बताने के लिए बच्चों को, हमने भी उसका फ़ायदा उठाया और हम आपसे इनकी मुलाकात करा रहे हैं। सबसे पहले अरविंद गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप हमें ये बताएं हमारे दर्शकों को कि ये साइबर सिक्योरिटी आखिर है क्या? साइबर सिक्योरिटी आज की दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है, विषय हो गया है, क्योंकि इतने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। इसको यदि विस्तार से जानें जी, तो इसके अंदर आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो राइजिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, वो टेक्नोलॉजी क्या वो सिक्योर है या नहीं। क्योंकि जितने भी आपके प्रोफेशनल डिसीजंस हैं या आपके पर्सनल डिसीजंस हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो सब उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं इन द बैकग्राउंड। एक और इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी थ्रेट्स हो रहे हैं, वो थ्रेट्स दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। हमें ये नहीं मालूम हम क्या कब कर रहे हैं, कौन सी मेल को आप उसको क्लिक कर रहे हो, कहाँ से वो आ रही है। हजारों मेल्स हमारे पास आती हैं, कौन सी मेल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उसी को क्लिक करें, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। आज की डेट में यदि हम किसी कंपनी से कोई मेल भेजते हैं तो दूसरा बंदा उस चीज़ को फ़ायदा उठा के उसी कंपनी से, लेकिन डोमेन दूसरा यूज़ करके सब चीज़ सेम होगी, वो भेजता है आपको। आप उसमें फ़र्क पता नहीं कर पाते हो और आप गलत गलत ईमेल्स को क्लिक करते हो, जिससे क्या हानि होती है कि आपकी जो फाइल्स हैं जो कंप्यूटर्स में लॉक हो जाती हैं, उसको अनलॉक करने के लिए लोग पैसा मांगते हैं। इसे हम रैंसमवेयर अटैक कहते हैं। क्या होता है, आपका जो डेटा आप क्लिक करते हो, आपका जो डेटा है वो स्टील हो जाता है, आपके जो चोरी हो जाता है आपके कंप्यूटर से, उसको हम मालवेयर अटैक कहते हैं। तो इतना वाइड एरिया हो गया है। आजकल की डेट में एक एथिकल हैकर अवेलेबल है, जॉब अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो पता करता है कि हमारे क्लाउड्स में, क्लाउड सिस्टम्स में, ऐप्स में कहाँ हैकिंग हो सकती है। इतना एरिया बढ़ता चला जा रहा है कि आज की डेट में हर जने को सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। तो गुप्ता साहब, समझ में एक बात तो आती है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये अति आवश्यक है हमारे लिए, लेकिन किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, कैसे समस्याएं आती हैं? अगर मान लीजिए मैंने कोई गलत मेल क्लिक कर दिया तो मुझे किस प्रकार की समस्या आएगी? आप फिर आपने गलत मेल क्लिक कर दिया, आप दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक ये कि आपको ये पता नहीं चलता जो आपका डेटा, आपका पर्सनल डेटा जो कंप्यूटर में है, वो पूरा का पूरा किसी ने वायरस के थ्रू ले लिया। अच्छा, तो आपका डेटा लीक हो गया। ये बहुत बड़ी समस्या, आपको पता ही नहीं चला। और दूसरी बहुत बड़ी समस्या ये है कि आपने उसको क्लिक किया और उससे क्या हुआ कि आपका पूरा कंप्यूटर ही लॉक हो गया, तो आप अपना डेटा खुद ही एक्सेस नहीं कर पाते हो। तो अब उसको अनलॉक करने के लिए आपके पास क्या संविधान है? केवल एक ही समाधान है कि आप उस बंदे को जिसको अनलॉक करना है, जिसके पास वो उसका कोड है, उसको आप पैसे दो तब अनलॉक करेगा, नहीं तो आप सारा डाटा लूज करोगे। गुप्ता साहब, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे बैंक के अकाउंट से बहुत सारे रुपए निकाल दिए गए हैं, अब मैं क्या करूं? बैंक के पास प्रावधान है। यदि आपका फ्रॉड होता है, आप जाके बैंक के पास उसकी कंप्लेंट करो,
कि हाँ ये फ्रॉड हुआ है, उनके पास साइबर सिक्योरिटी उनकी डिविजन्स होते हैं, उसके थ्रू वो चेक करते हैं। नहीं तो FIR लॉन्च होती है कि आप FIR लॉन्च करो और उसके थ्रू आप साइबर क्राइम का पता लगाओ। कई बार होता है कि पैसे वापस मिल जाते हैं, कई बार होता है पैसे वापस नहीं मिलते हैं। केवल हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतना बढ़ गया है मार्केट के अंदर साइबर क्राइम, हम उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, हम कॉशियस हो सकते हैं, हम अपने आप कौन सी चीज़ हम क्लिक करें, कौन सी चीज़ नहीं करें, कौन सी चीज़ देखें, कौन सी चीज़ का रिप्लाई करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आज की डेट में। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आपको ये नहीं मालूम पीछे कितने लोग बैठे हैं कि उस आपका डेटा लीक करने के लिए, और हर डेटा मार्केट में बिकता है। अच्छा। क्योंकि वो डेटा, आप ये देखोगे, आप कभी किसी मॉल में जाते हो, आपको एक बंदा खड़ा मिलता है और कहता है कि ये फॉर्म भर दो, और कई लोग उस फॉर्म को भर देते हैं। आपको ये नहीं मालूम वो डेटा क्यों इकट्ठा कर रहा है। वो डेटा इकट्ठा कर रहा है कि वो डेटा आपका बेच सके किसी को। अच्छा। एक तो वो आपको प्रावधान वो दे रहा है, एक कि हम आपकी लॉटरी निकालेंगे, लेकिन उसी डेटा को लेके किसी को दे आता है। ये किसी हम लोगों को समझ में नहीं आता, आज की दुनिया में समझ में नहीं आता कि हमारा डेटा हम खुद ही उसको दे रहे हैं। बिल्कुल। हम बाद में किसी और को ब्लेम करते हैं। ये तो है। देखिए, अगर आप मॉल्स में जा रहे हैं या कहीं भी सिनेमा देखने जा रहे हैं या कुछ परचेज करने जा रहे हैं, तो आपसे आपके डाटा लिए जाते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि वो आपके लिए कितना सिक्योर्ड है, आप खुद से डिसीजन लीजिए। बहुत सारी बातें हैं जो लगातार समस्या का कारण बनती हैं। अरविंद गुप्ता साहब से हम ये पूछेंगे कि अगर हमारा पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे वो अपराधियों के हाथ में ना चला जाए, कैसे पासवर्ड हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं? कई बार क्या होता है, हम लोगों को याद नहीं रहता पासवर्ड क्या है। हाँ। कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जहाँ पर आप सुरक्षा रख सकते हैं पासवर्ड की। हम लोग हैं हम लोग के जो बिजनेस वर्ल्ड में कहते हैं, एक पासवर्ड वॉल्ट कहते हैं, एक टूल आता है, उसमें रख सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग के बैंक के पासवर्ड्स हैं, आप किसी कॉपी में जगह पे लॉकर में रखें, आप व्हाट्सएप में ना डालें, आप कहीं पर किसी को भेजें ना। क्या होता है, कई लोग उसको याद रखने के लिए व्हाट्सएप में अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें रख देते हैं, वो भी हैक हो सकता है। अच्छा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समझना चाहिए कि कोई भी कहीं भी डेटा सबसे ज़्यादा सेफ आपके ब्रेन में है। ब्रेन में सबसे ज़्यादा सेफ आपका जो पासवर्ड है वो आपके ब्रेन में है। ये और ऐसा पासवर्ड होना चाहिए ना आपके डेट ऑफ बर्थ से मिले, ना आपके इतना सिंपल ना हो कि कोई भी क्रैक कर सके, कहीं भी वो कंटिन्यू कर सके। आपको ऐसा पासवर्ड ढूंढना चाहिए अपने लिए कि जो कोई जना क्रैक नहीं कर सके, जो आपके उससे रिलेट ही ना कर सके, आपकी पूरी फैमिली से रिलेट ना कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप देखोगे नए नए लॉज आ रहे हैं पासवर्ड के। पहले क्या होता था, 8 नंबर पे पासवर्ड रुक जाता था, अब क्या हो गया था, फिर 12 नंबर पे गया कि 12 नंबर का होना चाहिए पासवर्ड। अब आप देखोगे 16 नंबर का पासवर्ड लोगों को एक प्रावधान दिया गया है कि 16 नंबर तक के पासवर्ड तक आप अल्फ़ाबेट उसमें यूज़ कर सकते हो। धीरे धीरे उसके कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ा रहे हैं ये लोग। वो इम्पॉर्टेंट है, ये सब लॉस के हैं वजह से है, ये नहीं है कि किसी ये स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि बैंकिंग पासवर्ड्स भी आप 16 या 14 से 16 के बीच में आप डाल सकते हो आज की डेट में। ये लॉज के पासवर्ड लॉज हैं, पासवर्ड पॉलिसीज़ हैं, हर कंपनी फॉलो करती है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ये बहुत कॉमन हो गया है। पहले आप देखते थे कि 8 नंबर पे काम चल जाता था, बट अब 16 पे हो गया। अब उसको टोकनाइजेशन कर दिया है, OTP चालू कर दिया है। उसके बाद भी ये अपनी तरफ से हर कंपनी, हर जना कोशिश कर रहा है कि कम से कम हैकिंग हो। तो ये जो OTP की बार बार बात होती है कि शेयर ना करें, OTP शेयर ना, आम दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे मेरे ख्याल से, OTP शेयर ना करें। तो क्या OTP एक ऐसा गेटवे है जिससे सीधा पेमेंट निकल जाता है, या OTP एक्चुअली क्या है, इसको आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये तो टोकनाइजेशन है। आप क्या करते हो, आप पासवर्ड डालते हो, उसके बाद OTP आपके मोबाइल नंबर पे आता है। पहले क्या होता था, पहले ज़माने में क्या होता था कि पासवर्ड डालते थे, डायरेक्ट आप वेबसाइट में चले जाते थे। अब उसको एक स्टेप और सिक्योर करने के लिए पॉलिसीज़ आई हैं, ताकि जो है OTP आपका आपके मोबाइल पे है, मोबाइल नंबर आपका है, आप पे
आपके पास होना चाहिए ताकि आप कर सको। हमें ये जानकारी रखनी चाहिए, गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश ये करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सके एप्लीकेशंस को। ये एक OTP एक जरिया है उसको सिक्योर करने का, एक और स्टेप सिक्योर करने का। और बट ये भी एक्सपेक्ट भी करती है कि आप अपना मोबाइल किसी को ना दें, कोई आपका मोबाइल एक्सेस ना कर सके। ये एक्सपेक्ट भी करती है कि आपसे कि आप जो है उसका पासवर्ड किसी को ना बताएं। आप ये सब चीज़ें बताएंगे तो आपके हैकिंग से कोई रोक नहीं सकता। आपको खुद भी कॉशियस होना पड़ेगा, आपको खुद भी सोचना पड़ेगा क्या मेरे लिए सही है, कैसे मैं उसको बचा पाऊँ किसी के हाथ में पड़ने से। दर्शकों देखिए, आज बहुत गंभीर मसले पर चर्चा हो रही है और ये एक आम समस्या है। आप ज़रूर अभी देखते देखते कॉपी पेन भी लेकर रखें, इन्फॉर्मेशंस भी बहुत सारे नोट कर लें क्योंकि ये बहुत काम आएगी आपके। किस प्रकार के अपराध होते हैं? अमूमन बहुत सारे अपराध होते हैं कि हैक हो गया या पैसा निकल गया या उसको कोई किसी दूसरे नाम से उससे चैट करना शुरू कर दिया। तो किस प्रकार की किन प्रकार की समस्याएं होती है, कौन कौन से अपराध होते हैं इसके अंतर्गत? विस्तार पूर्वक बताइए। सबसे बड़ा अपराध आज की दुनिया में क्या है कि डाटा लीक। हाँ। हमने इतने सारे केसेस देखे हैं डाटा लीक में। आप यदि गूगल करोगे, यदि दर्शक गूगल करेंगे, आधार का डाटा ब्रीच हुआ था, अप्रॉक्सीमेट 1.1 बिलियन का डेटा लीक हुआ था मार्केट के अंदर। आप देखोगे तो जस्ट डायल का डाटा ब्रीच हुआ था कुछ सालों पहले। आप देखोगे कई कंपनियों का डाटा लीक हुआ था। मतलब ये जब डाटा लीक होता है, कैसे डाटा लीक होता है? जो हैकर्स होते हैं वो सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं। सिस्टम में आपके जो IP एड्रेसेस होते हैं या IP एड्रेस आप देखोगे, आप लिखते हो www.xx.com, राइट? उसके अंदर यदि आप यही चीज़ लिखोगे, IP एड्रेस से एक्सेस करोगे उसको, और उसको यदि आप एनक्रिप्ट नहीं करोगे, IP एड्रेसेस को इनको नहीं करोगे, तो आदमी जो है उसको आसानी से इंजेक्ट कर सकता है डेटा, वायरस इंजेक्ट कर सकता है उसके थ्रू, और उसके थ्रू डाटा लीक कर सकता है। आज की दुनिया में हम लोग क्लाउड की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, हर कंपनी के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करता था। जैसे कोई भी एक्स कंपनी है वो करता था और उसको फिर यूज़ करता था। अब क्या होता है, जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स देखोगे, एज़्योर, AWS, गूगल क्लाउड, अलीबाबा, और जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं ये क्लाउड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हर कंपनी के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एनवायरनमेंट सिक्योर होना चाहिए। यदि यही एनवायरनमेंट सिक्योर नहीं होगा तो आपके जितने एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हो मोबाइल ऐप पे, वो सब इसी प्लेटफॉर्म पे हैं, मोस्ट जितने भी हैं। तो आप ये देखो हम कितने बड़े उसके डाटा लीक की तरफ बढ़ेंगे। तो उनको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप देखोगे जितनी भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो इन ऐप्स को बना रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा यूनिट और बड़ा पैसा उसमें खर्च कर रही हैं आज की डेट में, क्योंकि क्लाउड की जैसे जैसे हम क्लाउड की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और इसलिए, और जैसे जैसे हम AI की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी एक एडिशनल पार्ट है। जैसे जैसे हम AI की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखो उससे फ़ायदे बहुत हैं कि हम AI से थ्रेट जो है वो जल्दी पता कर सकते हैं। बट AI से, बिकॉज AI भी डाटा की तरफ ही है, तो AI से जितने भी हैकर्स हैं, आप ये सोचो उनकी तरफ से सोचो, तो वो जल्दी जल्दी आपके हैक कर सकते हैं। दोनों साइड से फायदे हैं। कुछ तो फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। ऐसा ही हर आविष्कार के साथ होता है। गुप्ता साहब, ये क्लाउड आप अपनी चर्चा में बहुत बार बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में भी हमेशा आता है, ये क्लाउड है क्या आखिर? क्लाउड एक एनवायरनमेंट है जिसमें क्या है कि एक कंपनी जो एनवायरनमेंट जैसे AWS है, एज़्योर है, या फिर आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक सेंट्रल प्लेस देते हैं, एक स्पेस देते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, और आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आपको अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में यदि बच्चा जो है
उसको अपना ऐप बनाना है, उसको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करता है, एक AWS में, एजोर में या GCP में, किसी भी प्लेटफॉर्म में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें जाके अकाउंट बनाता है और कहता है लो मैंने उसमें ऐप डाउनलोड किया, उसको इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और कहीं से भी कहीं एक्सेस हो जाता है। तो दुनिया को साथ में मिला के ला रहे हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे ऐप्स पड़े हुए हैं, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसका फायदा भी है। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि साइबर सिक्योरिटी ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन होती जा रही है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, मतलब जो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि पहले क्या होता था, हर कंपनी को अपना इंडिविजुअल करना पड़ता था। अब वो प्लेटफॉर्म की वजह से ये फायदा हो रहा है। तो जैसे हम एक ऐप बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है उसको साइबर सिक्योरिटी। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरे अंडर में बहुत सारे स्टाफ्स हैं जो काम करते हैं, मेरे लिए सर्विस का काम करते हैं, जनता को भी सर्विस देते हैं। इनको मैं कैसे साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से ट्रेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो एकदम मूलभूत बात हो गई कि उनको उनके तरफ से किसी तरह की परेशानी ना आ जाए, उनको परेशानी नहीं आ जाए, मेरे फर्म को परेशानी नहीं आ जाए, उसके लिए उनको सिक्योरिटी ट्रेंड होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। और केवल उन्हीं के लिए नहीं, जो लोग पढ़ते भी हैं उनको भी कैसे ट्रेन किया जाए। आजकल की दुनिया में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब दुनिया ने इस टॉपिक पे इतना ज़्यादा ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर कि कोई भी जना उसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी जना उसको ले सकता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो हम एक बार सोचते हैं कि हमने एक बार किसी को ट्रेन कर दिया तो वो एक्सपर्ट हो गया, वो दोबारा वो मिस्टेक नहीं करेगा। जबकि वो आज की डेट में पॉलिसीज ये कहती हैं कि उसको हर समय ट्रेन रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। हर साल उसको वो ट्रेन करते रहना चाहिए ताकि वो कभी भी जिंदगी में भूले ना। हम क्या सोचते हैं कि एक बार ट्रेन कर दिया, एक बार ट्रेनिंग ले ली, एक बार सीख लिया तो हम कभी भूलेंगे नहीं। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आप रिसाइकिल वे में उसको ट्रेन करते रहें। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को हर समय करना चाहिए आपको कि हर साल ट्रेन करें। और कई बार क्या होता है, एक और बहुत अच्छा पार्ट है, आप उस सिनेरियो को सिमुलेट करें, आप उस चीज़ को रेप्लिकेट करें अपने में। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं हम। कई कंपनीज क्या करती हैं कि एक फिशिंग ईमेल भेजती हैं, एक टाइप के ईमेल भेजती हैं जिसमें वैसे तो ईमेल आनी चाहिए x.com, एक कंपनी से आनी चाहिए, बट वो ईमेल आती है xyz.in.ey एंड ऑल। वो ईमेल बहुत प्यारी सी ईमेल होती है, सेम टाइप ऑफ ईमेल आती है और जैसे 50,000 लोगों पे वो ईमेल गई। ये पता करने के लिए कि कितने लोग सीखे हैं और कितने लोग नहीं सीखे हैं, उसके मेल आने के बाद वो ये सोचे कि ये मेरी कंपनी से आया है और वो क्लिक कर दे, उससे वो पता लगता है कितने लोगों ने उसको सीखा है, कितने लोगों ने नहीं सीखा है। ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। समझा। यूथ के लिए कोई मैसेज कि रोजगार इसमें वो ढूंढ सके अपने लिए, कितना बड़ा है, कितना वाइड रेंज है यूथ के लिए अगर वो उसमें अपना करियर बनाना चाहे तो? आज की दुनिया में ये इतना वाइड एरिया है यूथ के लिए। बहुत ही कम कॉलेजेस पढ़ाते हैं। पहली बात तो ये, तो क्या प्रॉब्लम है कि स्किल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है मार्केट के अंदर। ये बहुत इतना बड़ा एरिया है कि यूथ जो है इसके अंदर इतना पैसा कमा सकता है, इतना लुक्रेटिव सैलरीज हैं मार्केट के अंदर, हाई डिमांड है, बिकॉज हम जितना जितना क्लाउड की तरफ जा रहे हैं, ये एक रोल ऐसा बन गया है कि हर टीम्स में होना चाहिए। और आदमी के पास स्किल्स नहीं है, बट मार्केट में रिसोर्सेज हैं सीखने के लिए। रिसोर्सेज कैसे हैं? ट्रेनिंग के रिसोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस के रिसोर्सेज हैं सीखने के लिए। एक बार यदि वो सीख जाता है, ऐसा नहीं कि वो एक्सपर्ट बन जाएगा, लेकिन काम करते करते वो सीख जाता है और उसका कई एरियाज में जॉब्स हैं। यदि आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी को, यदि हम बहुत टॉपिक्स में, कुछ टॉपिक्स में आपको बताता हूं कि जिसमें इंडिविजुअल यदि वो सीखेगा तो उसमें ही जॉब्स हैं। एथिकल हैकर एक टाइप की जॉब है, अवेलेबल है आज की डेट में। पेनिट्रेशन टेस्टर जो हैकिंग टेस्ट करता है, वो एक टाइप की जॉब है। अच्छा। There are experts of penetration testers in the market.
फिर एक आपका नेटवर्क सिक्योरिटी एक टाइप की जॉब है। आप कैसे मॉनिटर करते हो किसी भी लॉक्स को, वो एक टाइप की जॉब है जो हम टेक्निकल टर्म्स में सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ऐसे इतने वेराइटीज ऑफ जॉब्स हैं इस एरिया में, इतना डीप एरिया है ये कि हर फील्ड में एक जॉब अवेलेबल है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी अलग है, नेटवर्क सिक्योरिटी अलग है। तो इतना अवेलेबिलिटी है यूथ के लिए सीखने के लिए। इसके अंदर हर चीज़ डेवलपमेंट नहीं होती, हर चीज़ टेस्टिंग नहीं होती। मार्केट बहुत डाइवर्सिफाई हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और इसी तरीके से मार्केट में बढ़ते हुए क्रम को देखते हुए मोबाइल का चलन भी काफ़ी बढ़ गया है। हर एक बच्चा, हर एक आदमी, एक व्यक्ति के पास मोबाइल है। हम अपने मोबाइल को भी सिक्योर कर सकते हैं क्या? मोबाइल का सिक्योर केवल आप पासवर्ड से कर सकते हो। यदि आप देखोगे तो हम लोग अच्छा पासवर्ड यूज़ करें तो उसको सिक्योर कर सकते हो। अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर बैंक एप्लीकेशंस होती हैं। अब तो मोबाइल्स वो भी देने लगे हैं कि आप इवन ऐप को भी आप पासवर्ड से ओपन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कोशिश इतना ही करो कि मोबाइल को अपने पास रखो, किसी के हाथ में मत आने दीजिए। कम से कम ऐप्स को डाउनलोड करो जो आपकी ज़रूरत की हों, और जो आप डाटा उसके अंदर शेयर करते हो आप अपने पासवर्ड्स मोबाइल में मत रखो। गुप्ता साहब, कई परिवार अभी आपको देख रहे होंगे। परिवार, चूँकि मैं घर का मुखिया हूँ तो मुझे तो ये सारी बातें चिंता देती हैं, लेकिन घर में और भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं और भी पुरुष हैं। उनको बताने के लिए कुछ मूलभूत बातें बता दें ताकि वो सीधे सीधे उन बातों का ख्याल रख करके सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को अमली जामा पहना सके। मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो हम डेली यूज़ में करते हैं। पहला ये कि आपके पास यदि आप लैपटॉप यूज़ करते हो और मेल्स आती हैं, हर मेल को मत खोलो। जो आपके काम की मेल हैं उन्हीं को खोलो। हर मेल आपके लिए नहीं है। आपको वो टारगेट कर रही हैं आपका डाटा निकालने के लिए या आपके कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। तो आप उन्हीं मेल को खोलो जो आपको लगता है कि मेरे पास आनी चाहिए और मैं उसका वेट कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंसेप्ट है हम लोगों के यहाँ, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। किसी पे ट्रस्ट मत करो। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है सुरक्षा का, और आप अपने पे ट्रस्ट करो कि ये मेल मेरे लिए है क्योंकि ये मैं इसका वेट कर रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप कहीं भी जाते हो सोशल मीडिया में डाल देते हो फोटोग्राफ। कोशिश करो ना डालो, कोशिश करो कम से कम डालो। मैं तो ये नहीं कह सकता मत डालो, लेकिन ये तो जरूर कह सकता हूँ कम से कम डालो, ताकि आपको ट्रैक ना कर सके कोई जना कि किससे हुए हैं। आदमी गया है, उसने किसी जगह गया है, उसने फोटो अपनी डाल दी कि मैं वहाँ गया हूँ, घर खाली है। आसान तरीका है किसी को साइबर अटैक करने का। बहुत ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स हैं। तो अवॉइड, आप जितना उसको कोशिश करोगे, आपको वही चीज़ आनी चाहिए, वही चीज़ एक्सेस करो जो आपके लिए है। यदि आप उससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी में एक्सेस करने की कोशिश करोगे, जो हम लोग के बच्चों में क्यूरियोसिटी है एक्सेस करने की, वो एक बहुत बड़ी घातक हो सकती है। देखिए, अब आप सतर्क हो जाइए। आप कहीं भी घूम रहे हो और अपना लोकेशन भी आप दे देते हैं, बजाते FB में डाल देते हैं या सोशल नेटवर्क में आप डाल करके लोगों को बता देते हैं कि आप कहाँ हैं। अच्छा मौका उन्हें मिलता है हाथ साफ करने का। अब ऐसा होता है कि आजकल वीडियो कॉल्स बहुत आ रहे हैं, बड़े अधिकारियों के नाम पे, बड़े लोगों के नाम पे थ्रेटनिंग दी जा रही है। इससे कैसे बचे, फिशिंग से कैसे बचे? सिंपल है, आप उसको उठाओ मत फ़ोन। हाँ। आप उस मेल को क्लिक ही मत करो। ये इतना ज़्यादा नॉलेज गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है सब सीखें कि आपको किस बात का डर है। आपको अपने परिवार पे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो आपका परिवार का नाम लेके बोलते हैं। आपको किस बात का डर है, तो आप जो है फ़ोन ही मत उठाओ। आप उससे डरो ही मत। जब आप डरोगे नहीं, फ़ोन नहीं उठाओगे, क्लिक नहीं करोगे, किसी से डर नहीं है। हम क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी में सुनना चाहते हैं वो क्या बोल रहा है, और जब वो बोलता है तो हो सकता है उसके बहकावे में आ जाए, इसलिए वो आगे बढ़ता है। हम हर जने को ये सतर्क रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतर्क रहना चाहिए
कि हर चीज़ आपके लिए नहीं है। आपके लिए वो है जिसका आप वेट कर रहे हो, आपके लिए वो है जिसके लिए आपको ज़रूरत है। नीड टू नो बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज़ जानने की ज़रूरत क्यों है? सही बात है, ज़रूरत नहीं है और उसी में आप पैनिक होते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हम अनायास और हमेशा ही ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल में। अब वो कितना सिक्योर्ड है, कैसे फ़िल्टर करे, उसकी सिक्योरिटी की जांच कैसे करें, अगर ये बता दें हमारे दर्शकों को तो बात बनती है। कभी भी ऐप जो है एक सिक्योर एनवायरनमेंट से डाउनलोड करना चाहिए। लैपटॉप हो, जो ऐप है वो आपको सिक्योर वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेसी का यूज़ करते हैं, उसको कई बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर पाते और ये करते हैं और हर डिफरेंट जगह से वो डाउनलोड करते हैं। ये हमें अवॉइड करना चाहिए। हर समय सिक्योर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा पैसा भी देना पड़े तो आपके फ़ायदे के लिए होगा। आप शुरू में 1,000 रुपये दोगे, कम से कम आप 40,000 रुपये 50,000 रुपये से बचोगे। उससे बेटर है कि आप 1,000 रुपये दे के सिक्योर प्लेस से ऐप डाउनलोड करें। कोशिश ना करें, बहुत सारे वेबसाइट्स आ गई हैं जहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको अवॉइड करें। कोशिश करें कि सिक्योर वेबसाइट से डाउनलोड करें। हाँ, अरविंद गुप्ता साहब, जाते जाते एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे, डिजिटल अरेस्ट के बारे में। एकदम नया ट्रेंड है और खूब अरेस्टिंग की धमकियां मिलती है, लोग बाग घबरा जाते हैं, उनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, उनके नाम को लेकर के ऐसा होता है और उसने ये अपराध कर दिया, ये सज़ा होगी। ये डिजिटल अरेस्ट है क्या एक्चुअली? यही एआई का कंसेप्ट है। हाँ। आप अपने लैपटॉप से आईपी एड्रेस से कनेक्ट करते हैं वो जी। लोग, ताकि आपको उनके नंबर्स ना पता लगें। हाँ। मैं भी आ चुका हूँ उसमें। अच्छा। मेरे को पास भी फ़ोन आया। इतना सीखने के बाद भी कभी कभी हम भी गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गलती नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी समझाया कि जितने भी ये फ़ोन्स आते हैं, यदि आप काट देंगे कुछ नहीं कर सकते। आपको फ़ोन क्यों उठाना है? हम लोग क्या है, क्यूरियोसिटी एक इतनी ज़्यादा है हम लोगों के ह्यूमन टेंडेंसी में कि कोई भी फ़ोन आएगा उठा लेंगे। कोशिश वही करें कि आपको क्यों आना है फ़ोन, हम पे वहाँ से क्यों आ रहा है फ़ोन। हर चीज़ आपके लिए नहीं है। इसीलिए साइबर सुरक्षा से बचने का एक ही सीधा उपाय है, किसी भी साइबर सुरक्षा से सुरक्षा लाने के लिए अपने लिए, कि आप केवल जो मेरे लिए है वो मेरे लिए है, जो मेरे लिए नहीं है उसको क्यों उठाना है। बाखूब बताया आज श्री अरविंद गुप्ता ने कि कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर अपराधियों की जय नहीं होनी चाहिए और इसके लिए आपको अपनी जय करनी होगी। खुद से सवाल करना होगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। अनावश्यक कॉल उठाना ही नहीं है, ये सबसे बड़ा संदेश है। तो इसी संदेश के साथ फिर अब हम विदाई लेंगे। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, अरविंद गुप्ता साहब से आपसे बात करके। फिर मिलेंगे दर्शकों। नमस्कार, अगले सप्ताह। धन्यवाद।